नमस्कार। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में तुलना, या कंपैरिजन बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने पहले दो जो टॉपिक हैं अलग अलग, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र और अधिनायकवाद, इन पर चर्चा की थी। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में क्या कुछ या किन महत्वपूर्ण आधारों पर इनमें डिफरेंस है, यानी अंतर है, जिसके आधार पर हम इसका कंपैरिजन करेंगे। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अधिनायक तंत्र से लोकतंत्र आखिर क्यों श्रेष्ठ है, या यूँ कहें कि क्या अधिनायकवाद लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसकी तुलना के माध्यम से इन दोनों के अंदर इनके आधारों के तौर पर फर्क करने की कोशिश करेंगे। यद्यपि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र अपनी प्रकृति यानी नेचर की दृष्टि से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, और इस शताब्दी में अंदर इन दोनों के बीच में गंभीर यूँ कहें कि प्रतिद्वंदिता या संघर्ष भी रहा है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि अधिनायकवाद को लोकतंत्र का विकल्प माना जा सकता है, या कुछ विशिष्ट स्थितियों में इन दोनों को एक दूसरे का विकल्प जो है उनको विकल्प के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। तो वास्तव में जो है इस शताब्दी के अंदर ये देखने में आया कि जब किसी देश में लोकतंत्र असफल हो जाता है तो उसके स्थान पर अधिनायक तंत्र की स्थापना जो है या अधिनायक तंत्र को अपना लिया जाता है, और जब उसी देश में किन्हीं परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र भी असफल हो जाता है तो दोबारा से जो है वो लोकतंत्र को अपना लेते हैं। इस बारे में अगर हम कहें तो रसिया एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि सन 1905 में वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई, और बाद में जो है 1917 में वहाँ साम्यवादी अधिनायक तंत्र को अपना लिया गया क्रांति के माध्यम से, और अब जो है दोबारा 1991 के अंदर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। तो ऐसा जो है कई देशों के अंदर देखा गया कि लोकतंत्र से अधिनायक तंत्र और अधिनायक तंत्र से वह देश लोकतंत्र की तरफ आए। तो क्या ये इनके अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के विकल्प के रूप में इनको स्वीकार किया जाए? इस बात पर हम चिंतन करेंगे। इस शताब्दी के अंदर देखें तो इटली हुआ, जर्मनी, स्पेन, या फिर यूँ कहें कि पूर्व यूरोप के कई राज्यों के साथ जो है अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के भी अनेक राज्यों में इन दोनों ही शासन प्रणालियों को एक दूसरे से बदल कर या स्थानापन्न या विकल्प के रूप में अपनाया जाता रहा है। तो विद्वानों का यह मानना है कि भले ही हम व्यवहार में अधिनायक तंत्र को और लोकतंत्र को एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते हुए देखते हैं, लेकिन सिद्धांत में और व्यवहार में इन दोनों ही शासन प्रणालियों में आधारभूत अंतर था और आधारभूत अंतर है। उन्हें किसी भी रूप में एक दूसरे के समान और एक दूसरे का जो है विकल्प नहीं माना जा सकता। मानव मूल्यों और अपनी राजनीतिक प्रक्रिया और परिणामों की दृष्टि से लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, ऐसा राजनीति शास्त्रियों का मानना है। इसलिए अधिनायक तंत्र को तो लोकतंत्र का विकल्प माना ही नहीं जा सकता, अपितु अधिनायक तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना को अवश्य ही तुलनात्मक रूप से बुद्धिसंगत और हितकारी प्रयास कहा जा सकता है। इन दोनों की ही कुछ आधारों पर हम तुलना कर सकते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण आधार है, जैसे नंबर 1 हम कहें कि यदि मानव की जो गरिमा या सम्मान की दृष्टि से अगर हम इनकी तुलना करें तो हम पाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर मानव जो है सर्वोत्तम प्राणी है, और वो अपना स्वयं में अपना उद्देश्य है या साध्य है। मानव सर्वोत्तम है और अन्य सब कुछ उसके विकास का साधन मात्र है। जहाँ लोकतंत्र जो है व्यक्ति की इस गरिमा को स्वीकार करता है कि व्यक्ति साध्य है और वह व्यक्ति का जो हित है वह सर्वोपरि है, और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का आदर करता है। और लोकतंत्र एकमात्र ऐसी शासन प्रणाली है जो कि स्वयं को साधन और व्यक्ति को साध्य मानती है। लेकिन अधिनायक तंत्र को यदि हम देखें तो अधिनायक तंत्र में लोकतंत्र के जो उपरोक्त गुण है वो बिल्कुल भी नहीं है। वस्तुतः यह इन गुणों के ठीक विपरीत स्वभाव वाली शासन प्रणाली है जो कि व्यक्ति को साध्य मानती ही नहीं है। अधिनायक तंत्र स्वभाव से ही सर्वाधिकारवादी है, अर्थात वो समस्त जो अधिकार है स्वयं अपने पास रखती है और व्यक्ति को केवल कर्तव्य सौंपती है, और वो स्वयं को साध्य और व्यक्ति को मानती है साधन। इसलिए
यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर विश्वास ही नहीं रखती और अधिनायक तंत्र में शासक वर्ग और उसके राजनीतिक दल जो है उनके विशेष अधिकार होते हैं। साथ ही यह मानवीय समानता का भी क्या करती है, विरोध। इसी तरह नंबर 2, यदि हम उदारवादी शासन की दृष्टि से इन दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करें तो राज्य और शासन की स्थापना हम देखते हैं सामान्य व्यक्ति के हित के लिए की जाती है। इसलिए शासन को सदैव जनता के लिए उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए। लोकतंत्र जो है इस सिद्धांत के अंदर विश्वास करता है और शासक वर्ग का चुनाव न केवल जनता के द्वारा होता है बल्कि अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता के प्रति वो रेस्पॉन्सिबल भी होता है। इससे लोकतंत्र के अंदर जो शासक वर्ग है वो स्वेच्छाचारी और कभी अत्याचारी नहीं हो पाता। ठीक इसके विपरीत अधिनायक तंत्र में अधिनायक का निर्वाचन जनता नहीं करती है, यदि करती भी है तो इस तरीके से निर्वाचन किया जाता है कि वह स्वयं चुना जा सके और वह स्वयं ही शक्ति के द्वारा सत्ता पर कब्जा हमेशा करता है। इसलिए वह जनता के प्रति न तो रेस्पॉन्सिबल होता है न ही उनके प्रति किसी प्रकार के जो है वो उनको अधिकार सौंपता है। इसलिए अधिनायक तंत्र में जनता ही अधिनायकवाद या अधिनायक के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि अधिनायक। इसलिए सदैव ही उसके आदेशों का पालन करने के लिए वो विवश होती है और मजबूर होती है। तो उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल शासन की दृष्टि से भी जो है वो लोकतंत्र हमें मजबूत और सही दिखाई देता है। इसी प्रकार नंबर 3 जो है वो है स्वशासन की दृष्टि से। यदि हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और उसमें स्थानीय जो स्वशासन की संस्थाएं हैं उनकी अधिकाधिक स्थापना की जाती है ताकि उस सत्ता को, अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। सामान्य नागरिक जो है वो इन संस्थाओं के माध्यम से शासन कार्य में हिस्सा लेते हैं। इसके माध्यम से उनमें जागरूकता बढ़ती है और वो नागरिक चेतना का उसमें डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति उनके अंदर एक भावना या राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत होती है। लेकिन अधिनायकवाद के अंदर इस स्वशासन की दृष्टि से ठीक विपरीत परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। अधिनायक तंत्र में हम पाते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण के स्थान पर अधिकाधिक केंद्रीकरण होता है और जिसके कारण से जो गंभीर परिणाम पैदा होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो सामान्य जनता में जो नागरिक चेतना है उसका बिल्कुल विकास नहीं हो पाता और जब अधिनायकवाद और उसके साथी केंद्रीकरण के कारण सीमित शक्तियों का भोग करते हैं या उपयोग करते हैं तो शीघ्र ही वो भ्रष्ट भी हो जाते हैं और अत्याचारी भी हो जाते हैं, जो कि जनता के लिए एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है। इसी तरह अगर हम देखें नंबर 4 कार्यकुशलता की दृष्टि से अगर हम दोनों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होने के कारण कार्यकुशलता पाई जाती है और राष्ट्र का जो है जो डेवलपमेंट है वो भी शीघ्र होता है, ऐसा माना जाता है। किंतु वास्तविकता ये है कि अधिनायक तंत्र की स्थापना के कुछ समय बाद तक तो शासन तंत्र के अंदर कार्यकुशलता के अंदर जल्दी जल्दी वृद्धि होती है या ऐसा देखा जाता है। किंतु जल्दी ही जब ये व्यवस्था आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे इसके अंदर आंतरिक भ्रष्टाचार और नौकरशाही पैदा होती है और राष्ट्र का विकास रुक जाता है। जो विकास प्रारंभ में नजर आता है अधिनायकवाद के वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता, जबकि लोकतंत्र में शासन की कार्यकुशलता हमें देखने में धीमी नजर आती है या यूँ कहें कि धीरे धीरे विकास हमें देखने को मिलता है, किंतु वास्तविक विकास उसमें होता है क्योंकि लोकतंत्र में शासन की जो नीतियां हैं वो जनमत के अनुसार तय होती हैं। इसलिए शासन की नीतियों को उत्साहपूर्ण जन सहयोग भी मिलता है। इसलिए लोकतंत्र में शासन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और शासन भी अपनी कार्यकुशलता लगातार बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि उसे सत्ता में पुनः लौटना है सरकार को तो उसे उस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुसार चलना होगा और उसके अनुसार ही जनमत के अनुसार कार्य करना होगा, तभी वह पुनः शासन में लौट पाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम तुलनात्मक रूप से थोड़ा धीरे है लेकिन निरंतर विकास उसमें ज़्यादा होता है। नंबर 5, यदि हम क्रांति की दृष्टि से, बदलाव की दृष्टि से या भय की दृष्टि से इन दोनों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि लोकतंत्र में सामान्य जनता और शासन वर्ग भय से पीड़ित नहीं होते, उनमें गृह युद्ध और क्रांति की संभावनाएं न्यून होती हैं। साधारण जनता को राजनीतिक स्वतंत्रताएं पहले से मिली हुई होती हैं और इसके साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं। जनता सरकार का चुनाव करती है और वो सरकार उसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए साधारणतः व्यक्ति एक भयमुक्त वातावरण उसे मिलता है। लोकतंत्र में जो है सरकार जो है जनमत का आदर भी करती है और जनता जिस सरकार को पसंद नहीं करती उसे वो अगले आने वाले जो आम चुनाव होते हैं उसके अंदर वो उसको पद से हटा सकती है।
इस तरीके से लोकतंत्र में जो है वो अयोग्य शासन से पीछा छुड़ाने के लिए क्रांति की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, क्योंकि क्रांति तो तब करनी होती है ना कि जब शासन को न बदला जा सके। लेकिन जनतंत्र में ये सुविधा उन्हें जल्दी ही एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप मिल जाती है। इसमें आम जनता का अधिनायक जो है की शक्ति से भयभीत रहती है। अधिनायकवाद में अधिनायकवाद इसके ठीक विपरीत काम करती है। उसके अंदर जो आम जनता है वो अधिनायकवाद की जो शक्ति है उससे हमेशा डरी हुई रहती है, और वो नाममात्र का विरोध भी करेगी तो उसे गंभीर यातनाएं, उसके परिणाम जो है गंभीर होंगे, इसलिए वो ऐसा प्रयास नहीं करती। और जब कभी भी ऐसा प्रयास किया जाता है तो वो भयंकर क्रांति के रूप में सामने आता है। तो सभी अधिनायक स्वयं ही जनता और उसके सहायकों से हमेशा भयभीत भी रहते हैं। अपने छुपे हुए शत्रुओं का पता लगाने के लिए हमेशा जासूसी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और ऐसी स्थिति में अधिनायकवाद के विरोधियों के सामने केवल एक ही विकल्प होता है कि वे अधिनायकवाद के विरुद्ध या तो छुप करके गृह युद्ध करें या क्रांति तैयारी करें, क्योंकि छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 6, लोकतंत्र यदि आत्मसुधारवादी है, जबकि अधिनायकवाद जो है आत्मसुधारवाद उसमें नज़र नहीं आता, या यूँ कहें कि आत्मसुधारवाद के आधार पर या आत्मसुधार के आधार पर हम तुलना करें तो लोकतांत्रिक शासन में काल के अनुसार, समय या परिस्थितियों के अनुसार एक फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन उनमें पाया जाता है, और यह मूलतः एक आत्मसुधारवादी शासन भी है। डेमोक्रेसी में विरोधी दल होता है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, जन आंदोलन करने की अनुमति होती है आदि की जो व्यवस्था है, उसके कारण शासन के दोषों को लगातार जो है वो प्रकट करती रहती है। और आगामी जो चुनाव हैं या आम चुनाव जब होते हैं तो पुनः विजय प्राप्त करने की इच्छुक सरकार अपनी नीतियों में अंदर भी समय अनुसार संशोधन करने के लिए वो प्रयास करती रहती है। इसलिए जब शासन अपनी भूलों को सुधारते हुए कार्य करता है तो सार्वजनिक हित के अंदर वृद्धि होती है, और इस बारे में लोकतंत्र से एकदम भिन्न प्रकृति अधिनायकवाद भी है। वहाँ ये देखने को नहीं मिलता। अधिनायकवाद में न तो जन आंदोलन की अनुमति है, न स्वतंत्र प्रेस है, न किसी विरोधी दल की व्यवस्था है, न कोई अन्य दल बना करके उससे विरोध कराने की या विरोध कर पाने की व्यवस्था हो पाती है। अधिनायकवाद में नीति कठोरता होती है, क्योंकि अधिनायकवाद अपनी नीति को सर्वोत्तम मानता है। वो कहता है कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं, इसलिए वो उसके अंदर बदलाव की अनुमति भी नहीं देता, और वो अपनी नीति की स्वतंत्र समीक्षा पसंद नहीं करता, इसलिए शासन की भूलों का उसे ज्ञान भी नहीं होता, और ऐसी स्थिति में शासन में सुधार भी नहीं हो पाते। अब नंबर 7, यदि हम देखें कि शक्तिशाली शासन व्यवस्था के आधार पर यदि हम देखें तो लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन है, और सामान्य जनता में निश्चित रूप से राष्ट्र प्रेम को बढ़ाता है। जैसा कि जेस मिल ने कहा है कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। आधुनिक युग के अंदर जो राष्ट्रीय शक्ति है उसका एक प्रमुख स्रोत जनता को माना गया है, उसके मनोबल को माना गया है, और जन सहमति पर आधारित होने के कारण डेमोक्रेटिक शासन को संकट काल में जन मनोबल का पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि उसके पीछे संपूर्ण देश की जनता कार्य करती है। जनता अपने राष्ट्र और शासन के प्रति अपनत्व का अनुभव करती है, इसलिए संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय संकट के विरुद्ध खड़ी हो सकती है, उनका पूर्ण सहयोग उसे प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि हम अधिनायकवाद को देखें तो उसके पास जो शस्त्र शक्ति है, उसकी शक्ति तो उनके पास होती है, लेकिन स्वयं उसकी जो भयभीत और जो पीड़ित जनता है उनका सहयोग उसे नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो जनता है उसका पहले ही मनोबल टूटा होता है। अधिनायकवाद के अंदर जो जनता रह रही है उसका मनोबल पहले ही निम्न होता है, और इसका परिणाम अधिनायकवादी शासन में ये होता है कि युद्ध के प्रथम दौर में अधिनायकवादी राष्ट्र अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं, लेकिन अंत में धीरे धीरे लोकतांत्रिक राष्ट्रों को जो है वो नहीं हरा पाते, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्रों के पीछे जनमत की शक्ति है, जनता उनके साथ पूर्ण मनोबल के साथ खड़ी होती है। तो ये फर्क भी हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में और डिक्टेटरशिप में। इसी तरह नंबर 8, यदि हम अंतर्राष्ट्रवाद की दृष्टि से तुलना करें तो हम पाते हैं कि अधिनायकवाद जो है वो उग्र राष्ट्रवाद को मानने वाला होता है, और अपनी राष्ट्रीय जो महत्वाकांक्षाएं हैं या अपनी स्वयं की छुपी हुई जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो वहाँ की सेना का और उन वहाँ की जो उस देश की विदेश नीति का वो प्रयोग करता है, जिसके कारण उन राष्ट्रों के बीच जो है हथियारों की होड़ होना, आपस में तनाव, गृह युद्ध, दूसरे देशों के साथ युद्ध की स्थितियाँ, ये सब जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंतर्राष्ट्रीयवाद का या अंतर्राष्ट्रीय भावना का सदैव ही वो लोग सम्मान करते हैं जो लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करते हैं। इसलिए लोकतंत्र अपनी जनता के जीवन स्तर को उठाने में और उनके डेवलपमेंट में विश्वास रखता है,
और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकतंत्र सदैव सैनिक व्यय को कम करता है और डेवलपमेंट के कार्यों को बढ़ाता है। तो यह विभिन्न विचारधाराओं और व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच में शांतिपूर्ण सहयोग भी बनाए रखना चाहता है ताकि शांति बनी रहे और डेमोक्रेसी का विकास हो सके। तो एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर्राष्ट्रीयवाद के अनुकूल है लोकतंत्रात्मक शासन और इसके प्रतिकूल है अधिनायकवाद। तो ये जो अलग अलग आधार हैं, इन आधारों पर जब हम देखते हैं, जैसे मानव की गरिमा की दृष्टि से और रेस्पॉन्सिबल शासन की दृष्टि से, खुद के सेल्फ शासन यानी स्वशासन की दृष्टि से, कार्यकुशलता की दृष्टि से, क्रांति या बदलाव की दृष्टि से, आत्म सुधारवादी प्रवृत्ति की दृष्टि से, शक्तिशाली शासन व्यवस्था की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से, इन सभी आधारों पर जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर आराम से पहुंच सकते हैं, या ये निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अधिनायकवाद की तुलना में अधिक सर्वश्रेष्ठ है और जो है